के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मोतिहारी से लगातार सांसद आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, पिपरा के माननीय विधायक श्री श्याम बाबू यादव जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश अस्थाना जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्री चंद्र किशोर मिश्रा जी, श्री मनोज पासवान जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस वर्चुअल रैली में से जुड़े हुए तमाम मोतिहारी विधानसभा के कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, आज की इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम गांव-गांव के अंदर जुड़े लोगों से और बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, कोविड के कारण पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई और इस लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी भी कोविड का खतरा टला नहीं है। बहुत तेजी से कोविड का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन बनाए रखना ये संभव नहीं है। अब मित्रों, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए कल जो अनलॉकडाउन 2 की घोषणा की गई है, उसके अंदर स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, ये सब 31 जुलाई तक और ये प्रतिबंधित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो भी 31 जून तक बंद रहेगी, मेट्रो ट्रेन का परिचालन। और कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि, जिन्होंने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मित्र, मैं केवल एक ही बात कहूँगा कोविड के बारे में कि देखिए, न इसकी कोई दवा है न कोई इसका टीका है। इसका एक ही इलाज इस संक्रमण को रोकने का वो है कि जब हम घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। अगर मास्क नहीं है तो गमछी, तौलिया ये अवश्य बांधें। केवल एकमात्र मास्क लगाकर इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं। और दूसरा कि थोड़ी दूरी बनाकर रखना। इसलिए इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ जगहों पर गया तो मैंने देखा कि एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए। तो मेरे मित्रों, ये कितने लंबे समय तक चलेगा कोई नहीं जानता है। और आज से 102 साल पहले 1917-18 के आसपास भारत के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। और जब महात्मा गांधी लौटकर चंपारण से गए थे, खेड़ा के सत्याग्रह में कुछ दिनों तक काम किया और वह भी स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हो गए थे। उस स्पेनिश फ्लू में 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान के मरे थे, 1.5 करोड़। और उसमें महात्मा गांधी के बड़े पुत्र हरिलाल की पत्नी, उनकी बेटी, ये दोनों की दोनों उसके अंदर और मौत की शिकार हो गई थी। इसलिए मित्रों, डरने की जरूरत है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और अभी तो बिहार सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि सभी मुखिया को 160 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है कि प्रत्येक मुखिया प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 मास्क और 1 साबुन ये प्रत्येक परिवार को वितरित करेगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं कि उन क्षेत्रों के अंदर अगर मुखिया ने इसको वितरित नहीं किया है तो हम लोग मुखिया जी से बात करके उसको वितरित कराने का काम करेंगे। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी नगर निकायों के माध्यम से मुफ्त मास्क और साबुन का वितरण किया जाना है। मित्रों, एक हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक ओर जहाँ पूरे दुनिया और देश के अंदर कोरोना का संक्रमण है, उसी प्रकार दूसरा संकट, और चीन ने गलवान वैली के अंदर जो पिछले दिनों मुठभेड़ हुई 15-16 तारीख को, एक नया संकट पैदा कर दिया है। और मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में और उसके पहले भी कहा था कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। हम अगर आँख में अगर हम किसी का सम्मान करना जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम उसका मुकाबला करना भी जानते हैं। हम आँख से आँख
आंख में आंख डालकर बात करना जानते हैं, लेकिन कोई अगर हमको छेड़ेगा तो उसको हमको छोड़ेंगे भी नहीं। और मित्रों, एक बात याद रखिए, हम अपने शहीदों का सम्मान करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, लेकिन चीन अपने मरने वालों का नाम छिपा देता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितने लोग मरे। 62 में चीनी युद्ध के अंदर कितने चीनी मरे, ये 30 साल के बाद जाकर इसका खुलासा हुआ। और मित्रों, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, गलवान वैली के अंदर और अगर 20 जवान शहीद हुए तो चीन के भी 40 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, 40 से ज़्यादा लोग और मारे गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया कि भारत के सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसका मतलब क्या है? यद्यपि चीन ने यह घोषणा नहीं कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मारते मारते मरे हैं। और मित्रों, मुझे गर्व है कि गलवान वैली में जो कुछ हुआ उसमें बिहार रेजिमेंट सेंटर की बड़ी भूमिका है। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान थे, जिसमें बिहार के भी 5 जवान थे जो शहीद हुए हैं। उसे मित्रों, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़े तो अलग बात है, लेकिन हम स्थानीय सामान, जो मोतिहारी चंपारण में जो सामान तैयार होते हैं, बिहार में जो होते हैं, जो भारत में होते हैं, उनको हमको पहली प्राथमिकता देना है। और चीनी सामानों का हम जिस दूरी तक बहिष्कार कर सकते हैं, हमको बहिष्कार करना चाहिए। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का आज 4 बजे और देश के नाम संबोधन होने वाला है। मैं इस रैली में मेरी बात को सुन रहे सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग 4 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज देश के नाम जो संबोधन है उसको जरूर सुनने का काम करेंगे। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। और कल एक और चीन पर उन्होंने एक अलग प्रकार से हमला किया है, जिसको हम वर्चुअल स्ट्राइक कह सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था, वैसे वर्चुअल स्ट्राइक है। और आज अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि चीन में बने हुए 59 से ज़्यादा एप्लीकेशन उनको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ जो नौजवान सुन रहे होंगे वो टिकटॉक से वाकिफ होंगे। टिकटॉक, शेयर इट, मी वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, इस तरह के 59 एप्लीकेशन जो मोबाइल पर बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें अकेले टिकटॉक जो है उसके हिंदुस्तान में 61 करोड़ डाउनलोड थे, उसके 61 करोड़। और ये नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई कि हम चीन के एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर से उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। और सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, उन सभी लोगों को भी और इसके प्रसारण पर रोकने के लिए आदेश निर्गत किया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं हैं। चीन भले दुनिया का एक महाशक्ति बन गया होगा, लेकिन जिस तरह की उसने टेढ़ी निगाहें भारत की सीमा पर उठाने का काम किया है, हमको पूरा भरोसा देश के प्रधानमंत्री पर रखना चाहिए और देश की सेना पर रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है वो जरूर उसको पूरा करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, आप चंपारण के लोग हैं, जो नेपाल की सीमा से लगे लोग हैं। और ये जो नेपाल की सीमा से जो लगे लोग हैं, तो चंपारण की एक लंबी सीमा और नेपाल से जुड़ी है। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों किसी अन्य देश के इशारे पर और नेपाल ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी कर दी है। मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा कि हमको धैर्य रखना होगा, कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। हमारे संबंध नेपाल के साथ रोटी बेटे के रिश्ते हैं, और चंपारण के लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हर सीमावर्ती जो इलाके के लोग हैं
उनका शादी विवाह, उनका आना जाना, उनके रस्म रिवाज, उनके फंक्शन, रोजी रोटी, ये दोनों नेपाल और बिहार के साथ भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, कोई विदेशी ताकत नेपाल और भारत के बीच के रिश्तों को कोई खराब न कर सके। वहाँ की सरकार जो भी कर रही है उसके बारे में केंद्र की सरकार उसका समाधान करेगी, लेकिन दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। उन रिश्तों में कोई तनाव नहीं आना चाहिए। हमारी सीमाओं की रक्षा करने में गोरखा रेजिमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत की सेना के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर और वो शामिल हैं। इसलिए मित्रों, हमको एक साथ नेपाल, चीन, कोविड, अनेक तरह की परिस्थितियों का मुकाबला हमको एक साथ करना पड़ रहा है। मित्रों, आप चंपारण के लोग यहाँ पर बैठे हैं, पिछले बार चमकी बुखार से हम लोग परेशान थे और कितनी बड़ी संख्या में पिछले बार चमकी बुखार से बच्चे मर गए थे और इतनी तकलीफ होती थी, इतना कष्ट होता था कि चाहे वो चंपारण हो, सीतामढ़ी का इलाका हो, मुजफ्फरपुर हो, रोज बच्चे SKMCH में भर्ती होने के लिए आते थे और हम उनको बचा नहीं पा रहे थे। मित्रों, मैं SKMCH के डॉक्टर्स को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल तक यानी 29 जून तक, जहाँ 2019 में 164 बच्चों की मौत हुई थी, वहाँ 2020 में 29 जून तक मात्र 7 बच्चों की मौत हुई है। यानी हम बच्चों की जिंदगी को बचा पाए। और इतना ही नहीं, तो जहाँ पिछले साल 29 जून तक 653 बच्चे और अस्पताल SKMCH और मुजफ्फरपुर में भर्ती किए गए थे, इस साल मात्र 57 बच्चे जो हैं और अस्पताल में भर्ती किए गए और 22 जून के बाद एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब तो गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में चमकी बुखार से आने वाले बच्चों की संख्या नगण्य हो जाएगी। और मित्रों, इस मुकाम को यूं ही हासिल नहीं किया गया है। जो 5 प्रखंड थे जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए, कांटी, बौचाहा आदि, उन 5 प्रखंड में और पूरे इलाके में, वो चंपारण का इलाका हो, सीतामढ़ी का इलाका हो, बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाया गया। हर पंचायत को एक एम्बुलेंस के साथ जोड़ा गया ताकि तत्काल कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता उसको एम्बुलेंस उपलब्ध हो सके। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ पर प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की गई। और मुजफ्फरपुर जिले में तो हर पंचायत में एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया कि वह सप्ताह में एक बार वहाँ जाएगा और लोगों को में जन जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। तो इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है और मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सभी लोगों के प्रयास से इस साल चमकी बुखार में मरने वाले लोगों की संख्या को हम काफ़ी सीमित करने में और हम सक्षम हो पाए हैं। मित्रों, पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर एक नौटंकी चलाई जा रही है और तरह तरह की बात कही जा रही है। मित्रों, ये बात सही है कि पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना पड़ा है, लेकिन आपको मालूम है कि पेट्रोल डीजल 80% पेट्रोल और डीजल ये भारत में आयात होता है या अन्य देशों से आता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो मजबूरन भारत में भी हमको उसकी कीमत को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मित्रों, इस पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने से केंद्र की सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है उसका हम क्या करते हैं? मेरे मित्रों, जो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स प्राप्त होता है वो गरीबों के कल्याण पर खर्च होता है। आज अगर बिहार के अंदर 2,33,00,000 महिलाओं के खाते में अगर 1,500 रुपया भेजा गया तो पैसा कहाँ से आया? अगर हम बिहार के अंदर हमने 85 लाख महिलाओं को केंद्र ने मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया तो पैसा कहाँ से आया? अगर हम बिहार के अंदर
8,70,00,000 से ज़्यादा गरीबों को 15 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति के घर तक हमने प्रत्येक व्यक्ति को अगर पहुंचाने का काम किया तो ये पैसा कहाँ से आया? मेरे मित्रों, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बिहार के गरीबों पर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया। 20,000 करोड़। अगर पैसा कहाँ से आएगा? अगर सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो गरीबों का कल्याण कैसे होगा? किसानों को सम्मान निधि का पैसा कैसे मिलेगा? मुफ्त अनाज कैसे मिलेगा? तो इसलिए मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि कोविड संक्रमण के दौरान ये नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए। और अगर मूल्य वृद्धि करना गलत था तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, झारखंड में आप सरकार में शामिल हैं, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल है, पुडुचेरी में आपकी सरकार है। तो वहाँ की कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में क्यों वृद्धि की? इसका जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। और इसे मेरे मित्रों, सोनिया गांधी का बड़ा हास्यास्पद बयान आया है कि नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर और अपने पॉकेट को भरने का काम कर रहे हैं। सोनिया जी याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है जो राहुल गांधी फाउंडेशन के अंदर मेहुल चौकसी जो फरार है, हजारों करोड़ बैंकों का लूट कर, आपने तो मेहुल चौकसी से पैसा लेकर राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के खजाने को भरने का काम किया। आपने तो चाइनीज एम्बेसी से, चीन के दूतावास से पैसा लेकर और राजीव गांधी फाउंडेशन के खजाने को भरने का काम किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, PMNRF, उस पैसे से भी आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया। मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक एक पैसे का हिसाब रखती है। एक पैसा कोई लूट नहीं सकता है। आपके राज्य में अगर 1 रुपया अगर गरीब को भेजा जाता था तो 15 पैसा उसके खाते में पहुंचता था। और आज जनधन खाता, मोबाइल और आधार का कमाल है कि एक कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं, कोई गरीब का एक पैसा लूट नहीं सकता है। सीधे एक एक पैसा और गरीब के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से और एक एक गरीब के खाते में और पैसा भेजने का काम हो रहा है। मेरे मित्रों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के कारण बिहार के अंदर व्यवसाय बंद पड़ा था। सारे मार्केट, सारी दुकानें 2 महीने तक बंद रही, सारी उद्योग धंधे बंद रहे। तो जो हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वो मांग कर रहे थे कि जो फिक्स चार्ज लगता है बिजली पर, उसको माफ़ कर दिया जाए। और मैं मोतिहारी विधानसभा के लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार की सरकार ने सभी व्यवसायिक, कॉमर्शियल और औद्योगिक जो बिजली उपभोक्ता हैं, उन पर 2 महीने की लॉकडाउन के दौरान जो फिक्स चार्ज उन पर लग रहा था, उसको सरकार ने माफ़ करने का निर्णय लिया है। और लगभग 160 करोड़ रुपया की राहत हमने बिहार के व्यापारियों को, उद्योगपतियों, उद्योग से जुड़े लोगों को और राहत देने का काम किया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, 2 महीने तक कोई बस नहीं चल रही थी, कोई ट्रक नहीं चल रही थी, पूरा ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा था। और ट्रांसपोर्ट संगठनों की मांग थी कि जब हमने 2 महीने अपने वाहनों को नहीं चलाया, मालवाहक वाहन या व्यावसायिक वाहन या सवारी वाहन, तो हमको रोड टैक्स जमा करने में छूट दी जाए। हर 3 महीने पर उनको रोड टैक्स जमा करना होता है। बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून 2020 तक की अवधि का जो रोड टैक्स है, अगर वो 31 जुलाई तक जमा कर देंगे तो उनको 40% की रियायत मिलेगी। यानी कि 100 रुपया रोड टैक्स था तो उनको केवल 60 रुपया जमा करना पड़ेगा। उनको 40% की रियायत दी गई है। और उतना ही नहीं तो मित्रों, पूरे बिहार में हजारों की संख्या में जो खटारा गाड़ियाँ, 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ जो बंद पड़ी हैं, जो चलती नहीं हैं, जो खटारा हो गई, जो रोड पर नहीं है, लेकिन फिर जो परिचालन की योग्य नहीं है, लेकिन 15 साल से पुरानी गाड़ियों को निबंधन रद्द कराने का कोई प्रावधान नहीं था।
और उनको रोड टैक्स देना पड़ता था और पेनल्टी जोड़कर जो गाड़ी का जितना मूल्य था उससे ज़्यादा उसका मूल्य हो गया था। तो बिहार की सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 15 साल से पुराने जितनी गाड़ियां जो खटारा हो गई, जो बंद पड़ी हैं, जो परिचालन योग्य नहीं हैं, उनके मालिक अगर चाहेंगे तो अपने गाड़ियों का निबंधन रद्द करा सकेंगे। और उनके लिए सर्व क्षमा योजना, जिनके अंतर्गत वाहनों के निबंधन को रद्द करने और उनको अनेक तरह की और रियायती दी गई है। और मित्रों, आपको ये भी मालूम है कि हाल में बिहार की सरकार ने और अनेक प्रकार के बिहार की सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, पिछले दिनों हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो उद्योग बड़ी संख्या में, आपको मालूम है कि हमारे श्रमिक भाई बिहार के अंदर आए हैं, जो माइग्रेंट लेबर है। जब लॉकडाउन लागू हुआ अचानक, तो लाखों की संख्या में बिहारी मजदूर वो चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में जगह जगह फंस गए थे। कारखाने बंद हो गए, रोजगार नहीं था, आने का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन मैं भाई राधा मोहन जी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे पार्टी के लोगों ने देश के सभी राज्यों में फंसे हुए बिहारी मजदूरों को हर प्रकार से उनके भोजन की चिंता की, उनकी मदद की। और जैसे ही 1 मई के बाद लॉकडाउन थोड़ा शिथिल हुआ, तो 21 लाख से ज़्यादा बिहार के मजदूरों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाकर, इसमें एक भी मजदूर को एक नया पैसा किराया नहीं देना पड़ा है। और अगर किसी मजदूर को टिकट देना पड़ा है तो हम उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। अगर टिकट दिखाएंगे तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, सारे के सारे 21 लाख मजदूर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौट कर आए। और जब ये श्रमिक लौट कर आए बिहार में, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। और जो क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया, 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। और मुझे मालूम है कि चंपारण के हमारे कार्यकर्ताओं ने भाई राधा मोहन जी के नेतृत्व में और चंपारण में लाखों की संख्या में साबुन वितरित किया, हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर, और लाखों की संख्या में मास्क वितरित करने का काम किया गया। हजारों परिवारों को हमारी सरकार के, हमारी पार्टी के द्वारा लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया गया। तो इसलिए मेरे मित्रों, और जो क्वारंटाइन सेंटर, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो क्वारंटाइन सेंटर थे, उन क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को 14 दिन तक रखा गया। 2 समय का भोजन, 1 समय का जलपान, उनके लिए धोती, साड़ी, लुंगी, ब्लाउज, साया, गंजी, स्टील का बर्तन, प्लेट, सारा सामान, 21 तरह का सामान क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को मुफ्त सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया। और जाते समय हर एक गरीब को 1000 रुपया बिहार सरकार की ओर से दिया गया है। मित्रों, मैं तो दावा करता हूँ कि आज बिहार के अंदर एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके खाते में बिहार और केंद्र दोनों ने मिलकर 4000 रुपया कम से कम नगद उसके खाते में पहुंचाया नहीं होगा। और हर गरीब को 15 किलो चावल और हर परिवार को 3 किलो अरहर की दाल यह केंद्र की सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में एक गरीब की भूख से मौत नहीं हुई। हमने किसी को भूखे नहीं सोने दिया। एक एक परिवार 1-1 बोरा चावल अपने पीठ पर लाद कर अपने घर ले गया। इतना अनाज नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है और इतना नगद हम लोगों ने दिया। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है। मेरे मित्रों, माननीय प्रमोद जी यहाँ बैठे, आपके विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। और मोतिहारी में आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में और भाई प्रमोद जी ने जो काम किया है, इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अगले 50 साल कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसने इतना काम अपने क्षेत्र के लिए किया होगा जितना भाई प्रमोद जी ने अपने क्षेत्र के लिए कर दिखाया है। मित्र, मेरे पास समय नहीं कि मैं विस्तार से इन बातों का जिक्र करूं, लेकिन अभी तो आपने देखा होगा 10 दिन पहले ही 70 घाट पुल का उद्घाटन हुआ। गोपालगंज को, बैकुंठपुर को केसरिया से जोड़ने वाला
70 घाट पुल ये बिहार सरकार की ही देन है। ऐसे इतने बड़े बड़े पुल गंगा नदी पर आज़ादी के 58 साल में केवल 3 पुल बने थे। एक तो मोकामा में गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु। तो 58 साल में 3 पुल बने, जिनको बिहार में 45 साल राज करने का मौका मिला और जिनको 15 साल राज करने का मौका मिला। वो 3 पुल बने और आज देखिए आरा छपरा पुल चालू हो गया, दीघा सोनपुर पुल चालू हो गया और अभी 11 और पुल गंगा नदी पर या तो बन रहे हैं या बनने की प्रक्रिया में है। उसी तरह से गंडक नदी पर 6 पुल बन रहे हैं। मेरे मित्रों, बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को अंधेरी सुरंग से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाना ये आसान काम नहीं था। याद कीजिए 2005 में बिहार की क्या हालत थी, बिहार की सड़कों की स्थिति क्या थी। बिहार के अंदर गांव के अंदर कहीं बिजली थी, कहीं सड़कें थी और आज बिहार के अंदर एक भी घर नहीं बचा है जहाँ हम लोगों ने बिजली पहुंचा कर नहीं दिखलाया। हर घर में बिजली पहुंचा दिया। तो मित्रों, हम अगला चुनाव अपने काम के आधार पर लड़ेंगे। हम लोगों ने जो विकास का काम किया है हम उसके आधार पर बिहार की जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल जरूर है कि जब आपको मौका मिला तो आपने एक भी मेडिकल कॉलेज खोला बिहार के अंदर? 15 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। और मोतिहारी के लोगों को याद होगा कि जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो मोतिहारी में चलता था वो भी आपके राज के अंदर बंद हो गया। एक नई चीनी मिल नहीं खुली, सारी की सारी चीनी मिलें आपके राज के अंदर बंद हो गई। एक नया उद्योग नहीं लगा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आपने बिहार को जंगल राज में बदल दिया। अगर सबसे बड़ा उद्योग आपके राज में था तो वह अपहरण उद्योग था। आज बताए कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, तुलना करके देखिए 2005 के पहले के बिहार से। और मित्रों, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो बिहार को पैकेज दिया है। 53,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा केवल बिहार की सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। 53,000 करोड़ से ज़्यादा। जैसे मेरे मित्रों, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो किसानों से जुड़े खेती का मामला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम लोगों ने काम करके नहीं दिखलाया है। और अब तो घर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाने का काम अंतिम चरण में है। अगले 6 महीने के अंदर बिहार में एक भी घर नहीं बचेगा जहां पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं होगी। लोगों को चापाकल पर जाकर पानी भरना नहीं होगा। टोंटी खोलेंगे और पानी गिरने लगेगा घर के अंदर। हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। और गांव की सड़कों को तो छोड़िए, हर गांव की नली और गली उसको भी बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और ये सारा काम अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 महीनों के अंदर नली गली योजना और जो जल नल योजना है हम इसको पूरा बिहार के अंदर कर लेंगे। और मेरे मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि अभी तो हमने बिजली पहुंचाई है घर घर तक। अब बिहार में खेती भी बिजली से होनी प्रारंभ हो गई है और 2 लाख से ज़्यादा बिजली का कनेक्शन केवल सिंचाई के लिए दिया गया है। और अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर अगली बार सेवा करने का मौका मिला तो हम बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, बिहार की ज़मीन इतनी उर्वरा है, यहाँ इतना पानी है और यहाँ के किसान इतने मेहनती हैं कि अगर केवल उनके खेत तक पानी मिल जाए तो इस ज़मीन में सोना पैदा कर सकते। इतनी ताकत है बिहार के किसानों के अंदर। हम इतना गेहूं और चावल, इतना धान पैदा कर सकते हैं कि अकेला बिहार पूरे हिंदुस्तान को खाना खिला सकता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, और भाई प्रमोद जी, आप लगे रहिए लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण में हमारे 2 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। चेहरे पर मास्क लगाकर चलना और कोई नहीं भूलेगा। तो मित्रों, आज 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। हम सभी कार्यकर्ता उसको सुनेंगे और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ जब भी चुनाव हो
अगर कल भी चुनाव हो जाए तो हम तैयार हैं। हम 5 साल पढ़ाई करने वाले लोग हैं कि जब भी परीक्षा ले लीजिए, रात को सोते में उठाकर भी परीक्षा ले लीजिए, तो हम परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं। हम वो विद्यार्थी नहीं है कि परीक्षा जब नज़दीक आती है तब पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने 5 साल तैयारी की है, 5 साल मेहनत किया है, और 15 साल एनडीए की सरकार ने जो बिहार में काम करके दिखला दिया, उसको कोई, उसके आगे कोई लंबी लकीर नहीं खींच सकता है। इसलिए मित्रों, हमारे केंद्र राज्य दोनों की उपलब्धियां बिहार के सामने हैं, लोगों के सामने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जब भी चुनाव हो। अब तो ये चुनाव टालना चाहते हैं, ये राजद कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि बिहार में चुनाव हो, इसलिए ये बहाना बना रहे हैं कोविड का, ये बहाना बना रहे हैं बाढ़ का। ये लोग अब धीरे धीरे मांग करने लगे कि चुनाव को टाल दिया जाए। मित्रों, तय तो करना चुनाव आयोग को, जब भी बिहार में चुनाव होंगे। अभी वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, वर्चुअल रैली का विरोध क्यों कर रहे हैं? आज मोतिहारी में सभा हो रही है, कितना खर्च हुआ होगा प्रमोद जी? 5-10 हज़ार भी खर्च नहीं हुआ होगा। और वही अगर आप रैली करते मोतिहारी के अंदर, टाउन हॉल, बाकी जगह, तो 1 लाख रुपया तो आसानी से खर्च हो गया होता। लेकिन मेरे मित्रों, इन लोगों ने पहले ईवीएम का विरोध किया। ये बूथ लूट कर इन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया। ये चाहते कि फिर बूथ लूट का जमाना लौट कर आ जाए। हम बूथ लूट का जमाना लौट कर नहीं आने देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, ये वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं और कह रहे कि प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए मेरे मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस क्या कर रही है, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बिहार की जनता भाजपा जदयू गठबंधन के साथ है। तो आइए मित्रों, फिर से एक बार ये विश्वास प्रकट करता हुआ, चाहे वो चीन का संकट हो या फिर कोविड से उत्पन्न संकट हो, हम दोनों पर विजय हासिल करेंगे, हम दोनों का मुकाबला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।